अंबिकापुर के दरिमा आदिवासी छात्रावास में एक आदिवासी छात्र के मौत के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। आज अंबिकापुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता के साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ता छात्रावास का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इस दौरान नेताओं ने छात्रावास में रहने वाले छात्रों से बातचीत की। 2 दिन पहले दरिमा पोस्ट मैट्रिक आदिवासी छात्रावास में रहने वाले एक 13 साल के आदिवासी छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि ये बेहद दुखद घटना है और पूरी तरीके से प्रशासन की लापरवाही के चलते ये घटना घटी है। कोंडागांव जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पे जिले के बरकई गांव में नवविवाहित युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। 2 दिन पहले युवक की शादी हुई थी। अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बरकई निवासी अशोक पांडे थाना कर बताया कि उसका छोटा भाई बीती रात खुद के ही खेत में जो पेड़ था उस पर जाकर फांसी लगा लिया है। जो मर्ग पंचनामा और जांच में लिया गया। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच की तथा शव को पीएम हेतु सीएचसी रवाना कर दिया गया है। मृतक का नाम तरुण पांडे है और परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले उसकी शादी हुई है। अभी जांच जारी है। इंदौर शहर में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अपराध के खिलाफ धरना दिया है। यहां पे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के रीगल चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया और हाथ में बैनर लेकर महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार का विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के इस कुशासन के खिलाफ, उनकी इस तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ हम लोगों ने आज ये धरना दिया है, प्रदर्शन किया और मांग की है कि पश्चिम बंगाल सरकार तुरंत उन आतताइयों पे, बलात्कारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसे सभी लोगों को जो भी सर्वोच्च दंड हो सकता है वो दे। इसके लिए ममता बनर्जी की ये जो सरकार है, ये जो तुष्टीकरण की सरकार है, उसको जगाने के लिए आज ये आंदोलन है। और अब चलिए बात करते हैं रायगढ़ की, जहां पे एक युवक ने परिचित युवती को किडनैप करके उसके परिजनों से 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते युवक की 24 घंटे के बाद ही गिरफ्तारी हुई है। युवक ट्रेडिंग में काफी रुपए गंवा चुका था, जिसके चलते उसने युवती को किडनैप किया और फिरौती की मांग की है। फिलहाल युवती को युवक के चुंगल से सुरक्षित बचा लिया गया है। आरोपी युवक को जेल भेजने की तैयारी कर दी गई है, उसे जेल भेज दिया गया है। उसके जो परिचित के कमलेश्वर पटेल, पिता स्वर्गीय मनोहर पटेल, 20 वर्ष, महुआपाली थाना क्षेत्र चंद्रपुर का रहने वाला है। वो शेयर मार्केट ट्रेडिंग का काम करता है, जिससे उसे 60-70 हजार का लगभग नुकसान हो गया। इस बात का तकलीफ था उसे और वो अपने दोस्तों को कहा कि चलो मेरे साथ घूम के आते हैं, और वो उसे बिलासपुर लेकर गया। बिलासपुर के एक होटल में उसने उसे कमरे में उसका मोबाइल को छीन लिया और आंख पर पट्टी बांधकर, हाथ पे पट्टी बांधा और उसका फोटो खींचकर बोलने लगा कि मुझे जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब तुम्हारे घर वाले करेंगे। और जो आरोपी है वो वहां पर नहीं मिला, जिसकी पता तलाश की जा रही थी, जो बिलासपुर सरकंडा में डीएसपी अभिनव उपाध्याय सर की टीम को मिला, जिसे गिरफ्तार कर थाना चक्रधरनगर लाया गया, जिसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के उपरांत जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया। बिलासपुर में युवक के शव मिलने के मामले में परिजनों ने हंगामा किया और दोबारा पोस्टमार्टम किए जाने की मांग की है। दरअसल युवक का शव फांसी पर लटकता मिला था, जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से परिजन असंतुष्ट है, जिसको लेकर परिजनों ने हंगामा किया और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। साथ ही मामले में संदिग्ध शख्स को भी छोड़ने का पुलिस ने आरोप लगाया है। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र के बेलसरी गांव का है, जहां पे एक दुकान की शेड में युवक को फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या है, मेरा लड़का जो है उसको जोरापाड़ा के रास्ते में मार के लटका दिया। जोरापाड़ा तखतपुर थाने
पांडे से है। मैं बेलसरी से हूँ, राजू पांडे सर। तो लड़के को मार के लटका दिया गया है और उसको कोई अभी तक मतलब पीएम हुआ था, 60 पीएम दिए थे वहाँ, उसमें लटक के गला दबने से मौत होने का ऐसा लिखा गया है। जबकि प्रथम दृष्टिया देखने से आत्महत्या नहीं लग रहे हैं, वो मर्डर ही लग रहे हैं। इसको आत्महत्या कर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के वहाँ के पीएम से मेरे को संतुष्टि नहीं मिला, इसलिए दूसरा पीएम के लिए हम लोग यहाँ सिंध में आए हैं और सबके मैं चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिले। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में राज्य कुंभ कल्प के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। राज्य कुंभ के लिए जिले में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और गरियाबंद, धमतरी, रायपुर पुलिस के 1000 जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी से तैनात है। पुलिस को हाईटेक सुरक्षा उपकरणों से लैस किया गया है। की जा रही है और उस थाना राजिम क्षेत्र में जो 2024 का राजिम कुंभ कल्प मेला आयोजन चल रहा है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सभी चौक चौराहे पर बल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष फोर्स की तैनाती ज्यादा है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा भी अत्यधिक लगे हुए हैं पिछले साल की तुलना में। इसके साथ ही थाना राजिम पुलिस द्वारा मेला प्रारंभ होने से पहले ही थाना क्षेत्र के गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश एवं पिछले सालों के जो चोर गिरोह हैं उन पर लगातार दबिश दी गई। उनको थाना तलब कर सख्त हिदायत दी गई है कि किसी प्रकार की कोई ऐसी अपराध किए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर कलेक्टर के निर्देश पर खंडवा रोड पर अवैध रूप से संचालित पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करने के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, जहां पर पंप के पीछे बने यार्ड में अवैध पेट्रोल पंप संचालित हो रहा था। साथ ही वाहनों में डीजल भरकर भेजा जा रहा था। सभी डीजल की सैंपलिंग करके डीजल को जब्त कर लिया गया है। विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की है और 6000 लीटर से ज्यादा मिलावटी बायो डीजल जब्त किया है। एक महीने में इंदौर शहर में अवैध रूप से संचालित हो रही ये चौथा पेट्रोल पंप है, जिसके खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की है। यहाँ पे अवैध बायोडीजल या नकली डीजल आता है और उसको वाहन में भरते हैं। जब यहाँ आए तो एक ट्रक यहाँ से डीजल लेके बाहर निकला, उसको भी हमने रोका है और यहाँ आके अंदर देखा तो एक में चलता फिरता जो पंप होता है उसमें मशीन लगी हुई, डिस्पेंसरी यूनिट, और उसमें करीब 1,500-2 हज़ार लीटर उसमें टंकी में और नोजल के साथ में वहाँ पे वो डीजल मिला है नकली। और इसके साथ में इंडियन ऑयल का ये टैंकर है, इसमें भी लगभग अभी डीप लिया है तो 8,000 लीटर इसमें समथिंग हम लोगों को मिलावटी बायोडीजल मिला है। जबलपुर के बाजना मठ के पास बेसहारा वृद्धों के लिए 2 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से रहवास बनाया गया है। ये रहवास 3 साल में बनकर तैयार हुआ है, जिसका चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया था। लेकिन ये भवन लोकार्पण के बाद भी 8 महीने से बंद पड़ा है। इस 2 मंजिला भवन को आधुनिक साज सज्जा के साथ बनाया गया है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते अभी तक ये बंद पड़ा है। ऐसे में बुजुर्गों को पुराने भवन में ही रहना पड़ रहा है। नई बिल्डिंग है वृद्धाश्रम की, वो भी चालू हालत में है। उसमें वो 100 सीटर है और 100 से ज़्यादा वृद्ध वहाँ रुके हुए हैं। इसके बगल में जो नई बिल्डिंग बनी है वो 50 सीटर है। तो अभी विचार ये चल रहा है कि जो पुरानी बिल्डिंग के लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए या नए एडमिशन्स को उसमें रखा जाए। इस पर हम 1-2 दिन में निर्णय ले लेंगे और इसका उपयोग चालू करेंगे। ये जबलपुर का वृद्धाश्रम है। यहाँ पर वृद्धों को रहने के लिए एक सर्व सुविधा युक्त आश्रम बनाया गया था। इस शिलान्यास पत्थर के अनुसार इसकी लागत 2 करोड़ 59 लाख रुपए थी और शिवराज सिंह चौहान ने और जो मध्य प्रदेश शासन के उस समय मंत्री थे गोपाल भार्गव ने इसका उद्घाटन 10 जून 2023 को किया था। 10 जून 23 से आज 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस वृद्धाश्रम में अभी भी वृद्धों को शिफ्ट नहीं किया गया है। बस इसी तरह से लाइट जल रही है, लिफ्ट चालू है, पर आश्रम में गंदगी फैल चुकी है। जगह जगह
आप देखेंगे कि जगह जगह पर मकड़ी के जाल लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई नहीं की जाती है। इस तरह से गंदगी से इसको रखा गया है और साफ सफाई ना होने के पीछे कारण यह है कि यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। ये जो रूम बनाए गए हैं ये वृद्धों के हिसाब से बनाए गए हैं। इसमें लैट्रिन बाथरूम अटैच की गई है और लाइट पंखा सब व्यवस्था है, तैयारी पूरी है। आप देख रहे हैं कि सब कुछ तैयार है, सब कुछ रेडी है, बस इंतजार है तो यहाँ फर्नीचर लगाया जाए और फिर उन वृद्धों को यहाँ शिफ्ट किया जाए जिनके लिए आश्रम बनाया गया है। यहाँ की जो प्रभारी अधिकारी है उनका अभी 3 महीने पहले ही यहाँ पर पोस्टिंग हुई है, तो अभी उन्हें कोई जानकारी नहीं कि ये क्यों बनाया गया है आश्रम और आखिर यहाँ वृद्धों को क्यों शिफ्ट नहीं किया जा रहा। उनका ऐसा मानना है कि इस बात के लिए जिला पंचायत की जो CEO मैडम है वो बता पाएंगी कि आखिर यहाँ पर इस आश्रम को बना देने के बाद इसे अभी तक ऐसा खाली क्यों छोड़ा गया है। ये पीछे एक हॉल बनाया गया है, इस हॉल को में एक रंगमंच का निर्माण किया गया है। ये रंगमंच जो है उन लोगों के लिए जो वृद्ध हैं, उनके शाम के लिए जो भजन कीर्तन और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए है। बहुत सारी झाड़ियाँ लग गई हैं, गंदगी चारों तरफ व्याप्त है। ये पीछे एक जनरेटर भी रखा गया है। अभी तक तो किसी को ये जानकारी नहीं है कि कब वृद्ध यहाँ पर आएंगे और इस बड़ी बिल्डिंग का लोकार्पण हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों। ये कब आबाद होगी अभी ये कोई भी बताने वाला नहीं है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। तेलिया क्वालिटी के सागौन के लिए मशहूर बैतूल जिले को देश में अलग पहचान मिली है, लेकिन इन दिनों बैतूल जिले का सागौन वन माफिया की पहली पसंद बन गया है। बैतूल जिले के पश्चिम वन मंडल की सांवलेगंज रेंज की चुनाजुरी बीट में सैकड़ों सागौन के हरे भरे पेड़ों को सागौन माफिया धड़ल्ले से कटाई कर रहे हैं और वन विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है। हद तब हो गई जब सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई के सबूत मिटाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी पेड़ों के जड़ों में आग लगा रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण सागौन माफिया और अधिकारियों में मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं DFO वरुण यादव जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जंगल कटता रहा और बड़े साइज के पेड़ काट दिए गए। क्या लगता है सर आपको कि मतलब इस क्षेत्र में बीट गार्ड, रेंजर, इन लोगों के दौरे नहीं होता? चुनाजुरी जो क्षेत्र है स्पेशली सांवलीगढ़ का, ये काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र है और वहाँ पे हम लोग इसलिए ज़्यादा सघन गश्ती करेंगे भविष्य में। और अभी हमने कुछ टप्पा भी बनवाए हैं जिससे कि ऐसी गतिविधियों पे लगाम लगाई जा सके एंड इसकी जल्द ही उचित कार्रवाई करते हुए जांच कंप्लीट की जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम वन मंडल की सांवलीगढ़ रेंज में। सांवलीगढ़ रेंज में अवैध कटाई बड़े पैमाने पे हुई है और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो सागौन का जंगल है, ये बेशकीमती सागौन का जंगल है, जहाँ से पे एक एक वृक्ष जो है 100-100 साल पुराने हैं और इस जंगल को जो है सागौन माफिया की नजर लग गई है। हालात ये है कि जो वन माफिया यहाँ आके इत्मीनान से बैठ के जंगल में कटाई करते हैं, आरे से कटाई करते हैं और साक्ष्य छुपाने के लिए या तो ठूंठों को जो है जमींदोज कर देते हैं या जला देते हैं। जिम्मेदारों का रवैया ऐसा है कि यहाँ आज तक जिस तरीके के साक्ष्य मिले हैं उससे ये लगता है कि ना नाकेदार आते हैं और ना ही कोई अधिकारी। हमारे साथ जो शिकायत करता है, जिन्होंने पहले भी शिकायत की है, उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ किस तरीके से ये अवैध सागौन माफिया सक्रिय है और ये पूरा माल कहाँ जाता है, कैसे खपता है। बताइए ये जो जंगल है कैसे कट रहा है, कितना पुराना जंगल है? ये जंगल तो बहुत पुराना है, हम नहीं थे इसके पहले का जंगल है और अभी हमारे देखते भर में भी ये जंगल बहुत अच्छा बड़ा शानदार जंगल था। लेकिन आज इस जंगल की स्थिति को अगर देखी जाए तो ऐसा लगता है कि यहाँ वीरान हो गए हैं। हरा भरा जंगल था, बहुत सारे पेड़ थे सर, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाता है तो इतनी कटाई हो रही है, ये समझ में नहीं आता कि हमारे अधिकारी क्या करते हैं। अधिकारियों का कोई ध्यान है, न उनकी कोई नजर है, न कोई मतलब है।
और सारी लकड़ियां बेच दी जाती है। ये लकड़ी बेचने वाले को जाएगी, इतनी तो किसान लोग ले जाते भी नहीं, ना किसानों को आवश्यकता होती भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये लकड़ी कहीं ना कहीं जरूर अधिकारी के द्वारा बेची जाती है और बड़े पैमाने में आरे से पेड़ कटते हैं, उनको मिटाने के लिए अंगार लगा दी जाती है और वो विभागीय अधिकारी जिन भी आदमियों को भेजते हैं उनको भेज करके और कुल्हाड़ी से उसको परिवर्तन कर देते हैं आरे से कटने वाले पेड़ को, और उनको जला करके और वहीं जमींदोज कर देते हैं। अभी कितने पेड़ आपने? लगभग अभी भी मैंने यहाँ जो पेड़ देखे हैं उसमें 100 से ऊपर ही पेड़ पाए जाएंगे, और अभी अगर पूरे जंगल का निरीक्षण किया जाए तो 200, 300, 400, 500 की तादाद तक पेड़ हो सकते हैं कटे वाले, जिसमें भी बरसात के बाद से अभी तक ही अगर आप गिनेंगे तो 200-300 पेड़ से ऊपर कट गए। अभी ग्रामीण मोहन यादव जी ने हमें जिस तरीके से बताया उससे तो यही लगता है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अकील अहमद, एनडीटीवी, बैतूल। कोरिया जिले में खराब मौसम के चलते खरीदी केंद्र में खुले में रखी धान की बोरियां भीग गई है। बोरियों में रखा धान अंकुरित हो गया है, जिसका सीधा नुकसान समिति प्रबंधक और स्टाफ को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इस नुकसान की भरपाई समिति प्रबंधक और स्टाफ के जिम्मे में होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमने पहले भी ये सवाल उठाया था कि खुले में पड़ा हुआ धान भीग कर खराब हो सकता है। उस वक्त जवाब मिला था कि जल्द ही धान की बोरियों को हटा लिया जाएगा। देखिए इस पर रिपोर्ट। अभी 40,000 के लगभग डीओ जारी हो चुका है, तो जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाएगा। ये सवाल हमने 18 फरवरी यानी कि आज से ठीक 12 दिन पहले उठाया था। तब कहा गया था कि जल्द ही धान की बोरियों का उठाव हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साफ है कि लापरवाही हुई और बेमौसम बारिश में धान भीगकर अंकुरित हो गया। ये हाल छत्तीसगढ़ की ज्यादातर धान खरीदी केंद्रों का है। दूर तक फैली अंकुरित धान की बोरियां, ये तस्वीर कोरिया के सलबा धान खरीदी केंद्र की है। यहाँ सैकड़ों क्विंटल धान पड़ा हुआ है। खरीदी केंद्र में पर्याप्त शेड की व्यवस्था भी नहीं है, जिसकी वजह से धान खुले में पड़ा हुआ है और बारिश होने पर भीगकर उपज गया। आपको बता दें, कोरिया जिले में 12,42,653 क्विंटल धान की खरीदी हुई है। इसमें अब तक 8,17,642 क्विंटल धान का उठाव हो सका है। वहीं 4,25,010 क्विंटल धान खरीदी केंद्रों पर ही पड़ा खराब हो रहा है। जिम्मेदार विभाग की लापरवाही से ही सरकारी धान का नुकसान हुआ है। अगर वक्त पर उठाव हो जाता तो बारिश में धान भीगकर खराब नहीं होता। कोरिया से मनोज सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में हजारों आशा कार्यकर्ता सरकार की वादा खिलाफी और बेरुखी से नाखुश और नाराज है। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने आशा उषा कार्यकर्ताओं की महापंचायत में घोषणा की थी कि आशा और उषा कार्यकर्ताओं को मानदेय 2,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया जाएगा। वादा पूरा हुआ तो बस 2 महीने के लिए, उसके बाद बढ़ा हुआ मानदेय तो छोड़िए, उनको मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी, उसमें भी कटौती की जा रही है। देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। मिथिलेश गौर खुद कैंसर से जूझ रही हैं। भोपाल के करीब अरवालिया सानी में रहती हैं। बीमारी में भी अपने विभाग के अलावा पंचायत के काम करती हैं। कहती हैं सरकार ने चुनाव से पहले वायदा किया था, पूरा नहीं हुआ। इसी गांव में रुक्मिणी का आरोप है, हक मांगने पर धमकाया जाता है। मेरे इलाज में सर पैसों ज़्यादा लगता है और पैसे मेरा पूरा आ नहीं पा रहा है सर। मानदेय मुझे कट कर मिल रहा है, तो सर अभी भी मुझे डॉक्टर ने इलाज के लिए बुलाया, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम के कारण मैं आज जाना था मुझे, लेकिन मैं नहीं जा पाई। स्वास्थ्य विभाग का पूरा काम कर रहे हो सर। इस बीच में पंचायत वालों का भी कोई काम आ जाता तो वो भी हमारे ऊपर सौंप देते, तो उस काम को भी करते। जुलाई में वादा करा था, लेकिन सितंबर में 1 ही महीना का पेमेंट आया, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं आया। अब तो जो पेमेंट आ रहा है, जो 2,000 हमारा पहले से वो आ रहा है और 1-2,000 डिलीवरी का या टीकाकरण का ये आता है। मैसेज आता होगा फिर? हाँ, SMS आता है सर, कभी 10,000, 12,000, 8,000, लेकिन मानदेय पूरा नहीं आ रहा, कट के आ रहेगा। कभी 3,000 आता, कभी 4,000, 2,000, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है सर। कुछ भी नहीं हो पा रहा, बस घर में नमक मिर्ची का ही खर्चा चल रहा है। ये करो, आप BCG का सर्वे करो, JEE का सर्वे करो, बच्चों का टीकाकरण करवाओ, परिवार नियोजन पे करो, सारा कुछ काम बता रहे हैं पर पैसा नहीं आ पा रहा है। सारे काम बता रहे हैं हम लोगों को,
और अगर एक भी काम नहीं हो पाए तो उसके लिए नहीं करोगी तो तुम्हारे बस की नहीं, चल छोड़ दो। बच्चों की पढ़ाई चल रही, सारे कुछ घर के काम नहीं हो पा रहे, बजट नहीं हो पा रहा है अपने। अब जब भी बोल देते कि हाँ बजट आएगा तो दे देंगे, काम तो करो। सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हम सब उनने बोला था कि 6,000 पेमेंट दी जाएगी, तो हम सब काम के ऊपर भी मिलेंगे, लेकिन 6,000 तुमको दी जाएगी। तो काम के ऊपर तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन वो 6,000 भी। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं पिछले साल किया गया वायदा। आपको एक तो मिलता इंसेंटिव, दूसरा मानदेय भी 2,000 रुपया हमने प्रारंभ किया था। मैं जानता हूं कि जिस स्तर का आपका काम है, अब लगभग पूरा समय हमारा जनता के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए गुजरता है, और इसलिए 2,000 रुपये का मानदेय ये काफी कम है। इसको बढ़ा के मैं 6,000 रुपये करने के निर्देश देता हूं। आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग के मोर्चे पर सबसे पहली पंक्ति में खड़ी होती हैं। कोरोना महामारी हो या दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं, हर महीने ने 2,000 रुपए का मानदेय मिलता है। डिलीवरी, टीकाकरण और दूसरे कामों पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है, लेकिन कई महीनों से ये पैसे कट कर आ रहे हैं। जब भी जाते हैं पूछते हैं तो बोलते हैं बजट नहीं, और काम लगातार करवाया जा रहा है। सर अक्टूबर का भी अभी आधा पेमेंट हुआ है, नवंबर का भी आधा, दिसंबर का भी आधा, और जनवरी का तो अभी 1 रुपया भी नहीं मिला है। सिर्फ पोर्टल पे हर महीने चढ़ रहा है हमारा पैसा, लेकिन उसमें लिख के आते हैं कि आपको इतना प्रोत्साहन राशि दी गई, खाते से मिलाओ, खाते में जाके मिलाओ तो आधे ही पैसे रहते हैं। जनवरी का तो अभी 1 रुपया भी नहीं मिला। मेरा बच्चा 11th क्लास में, अभी मैंने 2 इंस्टॉलमेंट भरी है, उसकी तीसरी तो उसका कल से एग्जाम है 11वीं का, और स्कूल वाले उसको बिठा भी नहीं रहे, उसकी फीस भरना है। मुझे बहुत परेशान है, और फीस के लिए अभी मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी पेमेंट ही नहीं आ पा रही है टाइम से। हम लोगों को अभी सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है ऑनलाइन काम में। तो हमारे पास डाटा के भी पैसे, ना हमें डाटा दिया जाता है, ना हमारे पास ढंग का फ़ोन है। जो फ़ोन दिया था उसमें वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, किसी भी लिंक को। और सबसे ज़्यादा हमें अभी आयुष्मान वेरिफिकेशन हमसे ही करवाया गया, पैसा तो सर 0 मिल रहा है, 0 बिल्कुल, अभी कुछ भी नहीं। मतलब इतना परेशान है, हम पैसे के लिए बता नहीं सकते। हर महीने शहरी से लेके ग्रामीण सभी जगह आंदोलन होता है। NHM वालों से भी बोलते हैं तो वो बोल देते हैं बजट नहीं है। अब बजट नहीं है तो फिर काम मत करवाइए। सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु जब से हम लोग आए कितना कम हुआ है, उन्हीं के लिए हम लोग रात दिन भाग रहे हैं। अभी मैं सुबह 5 बजे से घर से निकली हूँ, बच्चों का लंच भी नहीं बनाया, मैं आ गई क्योंकि डिलीवरी केस था उसके साथ में, लेकिन पैसे नहीं मिल पा रहे। सरकार से हमने सवाल पूछा, लेकिन मंत्री जी जवाब की तलाश करते दिखे। वहीं विपक्ष हमलावर है। आशा कार्यकर्ताओं को जो मानदेय है वो कटकर मिल रहा है। उनसे वादा किया गया था कि उनको 4,000 बढ़ा के मानदेय देंगे, लेकिन अभी रुका हुआ आ रहा है। क्या बोल रहे हैं ये? आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय कटने लगा क्या? कट के मिल रहा है उनको। थोड़ा सा पहले आप ले लीजिए, क्या बोलना है पहले इनको समझाइए। जी जी बता रहा हूँ ना सर, वादा किया था उनसे बढ़ा हुआ देने का, लेकिन जुलाई में आशा कार्यकर्ताओं से वादा करा गया था कि उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, पर हकीकत में मानदेय बढ़ाया नहीं गई। 2 महीने के लिए सिर्फ 4,000 बढ़ाया और वापस से 2,000 कर दिया गया। उल्टा प्रोत्साहन राशि भी कम करते चले जा रहे हैं। तो ये जो आशा कार्यकर्ता, जब अगर किसी महिला का प्रसव हो तो आशा कार्यकर्ता याद आती है, वैक्सीनेशन हो या टीकाकरण हो तो आशा कार्यकर्ता याद आती है, पोषण आहार देना हो तो आशा कार्यकर्ता याद आती है। जब उनके अधिकार की बात आती है तो सरकार उनके अधिकार को क्यों भूल जाती है? सरकार को इस चीज पर संज्ञान लेना चाहिए और जो हक आशा कार्यकर्ताओं को उसको जल्द से जल्द देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारकर उन्हें जन जन तक पहुंचाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय कटकर मिल रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब दूसरे विभाग के और इन्हीं के विभाग के अन्य कर्मचारियों को पूरा वेतन मिल रहा है तो फिर इनके साथ भेदभाव क्यों? कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ NDTV के लिए भोपाल से इसार हसन खान।